देखो ये क्वेश्चन नंबर 20। Why do alkenes prefer to undergo electrophilic addition reaction while arenes prefer electrophilic substitution? Explain. तो देखो एल्कीन्स जो होते हैं, एल्कीन्स पे पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कोई जब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है तो इट कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा फास्ट स्टेप में, तो ये sp2 से sp3 बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल। इसलिए ये रिएक्शन ऐसे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन जो एरीन्स होते हैं, बेंजीन ही मान लो, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसमें जब आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार जुड़ तो जाएगा, लेकिन इससे इसकी एरोमेटिसिटी लूज कर जाती है, जो कि कम स्टेबल सिचुएशन है। तो ये H+ लूज करके मेक्स दिस कंपाउंड। तो ओवरऑल पहले एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, बट ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओवरऑल ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जबकि वहां पे एडिशन ही होके रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक था, इट डजंट वांट टू लूज इट्स एरोमेटिसिटी। क्लियर हुआ बात? यस सर। अच्छा, अब देखो 21। Alkynes on reduction with sodium in liquid ammonia form trans-alkenes. Sodium in liquid ammonia या lithium in liquid ammonia is known as Birch reagent. ये हमने पढ़ा भी है कि अगर एल्काइन, कोई ऐसा एल्काइन हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये बिर्च रिएजेंट कहलाता है, और ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, और ये एंटी एडिशन होता है, और जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ट्रांस आइसोमर। अगर इसमें
सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल मिल सकता है, तो ये वाला आइसोमर बनता है ट्रांस आइसोमर। ये तो इन्होंने बोल ही दिया, पर ये हमें मालूम भी होना चाहिए। Will the butene thus formed on reduction of 2-butyne? अगर हमारे पास 2-butyne है, तो इसमें जो बनेगा अंडर दिस कंडीशन, ये वाला बन जाएगा, एंड इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ये बात सही है, ये बोल रहा है कि क्या वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, करेगा, यस। अच्छा, यहीं पे चलो एक चीज रिकॉल कर लेते हैं कि सपोज वी वांट टू फॉर्म पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना चाहते हैं, लेकिन बनाना चाहते हैं सिस आइसोमर इसी केस में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एनीवन याद है कुछ? वो कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा अगर हम चाहते हैं कि सिस आइसोमर बन जाए, सिन एडिशन हो जाए? तो उसके लिए करते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। उसके लिए हम यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं, और वो होता है हाइड्रोजन पैराडाइज चारकोल पॉइजन विथ बेरियम सल्फेट, क्यूनोलिन प्लस सल्फर, या समटाइम कैल्शियम कार्बोनेट भी लेते हैं। तो ये सिन एडिशन होता है, सिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और एक्सक्लूसिवली सिस आइसोमर बन जाएगा। इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं, कॉल इट लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो ये देन 22, the rotation around carbon carbon single bond of ethane is not completely free. Yes, although it is quite free, that's why we get conformations in ethane, but completely free तो तब भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास इसके अबाउट अगर हम रोटेशन देख रहे हैं, तो it will be restricted because of the repulsion between electron cloud of CH bonds on either carbon atom। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है CH का, हम ये फ्रंट कार्बन है, मान लो ये बैक कार्बन है, तो इसमें क्या होगा, ये जो CH क्लाउड है, इसका पीछे वाले का CH, तो ये तो आपस में रिपल्शन करेंगे ही, तो उसके अंदर कंप्लीटली फ्री नहीं है। तो इसीलिए इसमें ये वाला एक्लिप्स फॉर्म काफी अनस्टेबल होता है।
This form is the most stable one, staggered. ये वाला यही बात है कि कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। ये तो बना ही दिया मैंने, तो काम संग में ही खत्म कर दिया मैंने। एक्लिप्स्ड, ये तो मैंने इसके संग ही डिस्कस कर दिया। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं होता है, ट्विस्टिंग स्ट्रेन, संग में रिपल्शन मिनिमम होता है। पर फिर भी इवन इन दोनों फॉर्म में भी एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जिसमें करीबन 98% ये होता है, 2% के आसपास ये होता है। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी बैरियर होता है वो स्टिल इज नॉट सो हाई कि वो बैरियर रूम टेम्परेचर पे क्रॉस ना हो सके। तो ये ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस ही हैं। सो हॉर्स कैसे बनेंगे? सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऐसा होता है। ये सो हॉर्स प्रोजेक्शन है। ऑफ एक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये सो हॉर्स प्रोजेक्शन है स्टैगर्ड फॉर्म का। इट इज अ सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म। मोर स्टेबल बता ही दिया स्टैगर्ड वाला, वाई बता ही दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन होते हैं ब्यूटेन के, एंड दैट इज अबाउट C2C3। तो इसमें अगर हम इसके अबाउट देखेंगे, तो एक ये होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड, लीस्ट स्टेबल। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ये बात नहीं है, पर एक चीज बता दे रहा हूँ, जो ये वाला फॉर्म कहलाता है गॉस फॉर्म। देन this form is partially eclipsed, and the most stable one is anti-staggered form. Anti-staggered form। अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बोलूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वुड बी D more stable than B,
more than C and more than A। पर इसमें एक बहुत खासियत बात होती है कि अगर इस गॉस फॉर्म में आपस में कहीं से पॉसिबिलिटी हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी अगर हो जाए, जैसे यहाँ पे OH है, इधर भी OH हो जाए, या OH है यहाँ पे फ्लोरीन हो जाए, अगर इसमें नहीं होगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नहीं होगा, पर अगर ग्रुप ऐसे हो कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके, तो दैट मेक्स गॉस फॉर्म मोर स्टेबल देन द स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये चीज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन formed in the reaction of HI, HBr and HCl with propene is the same. And the bond energy of HCl, HBr, HI, this, and this. What will be the order of reactivity of these halogen acid? तो जो जितनी आसानी से टूटेगा, जो कि HI है, कम बॉन्ड एनर्जी है, तो वो ज्यादा आसानी से H+ दे पाएगा। इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो वो ज्यादा आसानी से होगा। तो हम पढ़ते भी हैं HI की रेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये हो जाए। What will be the product obtained as a result of the following reactions and why? तो एक चीज देखो, ये कौन सी रिएक्शन है? कैन यू रिकॉल इट? कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ये एल्काइल हैलाइड और AlCl3, ये बना देंगे, बट फिर ये रीअरेंज होके ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, और फिर जाके ये बेंजीन में जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड को क्यूमीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आल्सो नोन एज क्यूमीन। तो ये हो गया 26। How will you convert benzene into T-nitrobromobenzene, M-nitrobromobenzene? ये बनाना है, तो क्या करें? पहले ब्रोमिनेशन करो, क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप जो होता है ओपी डायरेक्टर होता है। अगर पहले नाइट्रेशन कर देंगे तो ब्रोमिनेशन करने से मेटा पे आएगा। तो इसमें फर्स्ट डू द ब्रोमिनेशन एंड देन डू द नाइट्रेशन। HNO3 H2SO4 से नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+,
यहाँ पे Br प्लस। और अगर हम प्रोसेस को रिवर्स कर दें, पहले नाइट्रेशन कर दें, और फिर ब्रोमिनेशन करें, तो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टर होता है तो हमें ये मिलेगा। We will get this. Is it clear? Yes, sir. अब देखो ये वाला, (27) arrange the following set of compounds in the order of their decreasing relative reactivity with an electrophile. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है। OCH3 ग्रुप का इफेक्ट होता है +R -I, वेयर +R इज हायर, ये स्ट्रॉन्गर होता है। तो +R क्या करेगा, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन +R से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और कहाँ पे बढ़ाएगा, O और P पे बढ़ाएगा। तो ये एक्टिवेट भी करेगा, काफी एक्टिवेट करेगा, और OP डायरेक्टर। Cl का स्ट्रॉन्ग -I होता है बट वीक +R होता है, पर ये स्ट्रॉन्गर होने के कारण अल्टीमेटली ये विड्रॉ करता है, तो ये डीएक्टिवेट करता है, पर होता OP डायरेक्टर है, क्योंकि +M के कारण या +R के कारण +M+R एक ही बात होती है। तो ये होगा OP डायरेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी होगी वो OP पे ज्यादा होगी कंपेयर टू मेटा। और NO2 स्ट्रॉन्ग -M, स्ट्रॉन्ग -I, हर सेंस में ही ये जब स्ट्रॉन्ग -M होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो आपकी जो प्लस चार्ज है वो आपका ऑर्थो पैरा पे डेवलप हो जाएगा, तो रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मेटा पे ज्यादा रहेगी। इसने ऑर्थो पैरा को या मेटा को फायदा नहीं किया, पर इसने ऑर्थो पैरा को नुकसान करने का मेटा बेनिफिशियरी हो गया, तो ये डीएक्टिवेटर हो जाता है और मेटा डायरेक्टर हो जाता है। तो इसमें रिलेटिव रेट क्या हो जाएगी रिएक्टिविटी की, अगर मैं इसको A, B और C बोल दूं तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये बात मैंने अभी डिस्कशन करते करते ही बता दी आपको, 28 वाली बात। डिस्पाइट देयर -I effect, halogens are O and P directing in haloarenes। क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि इसका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है देन +M, तो ये होते तो डीएक्टिवेटर है, पर बिकॉज ऑफ द +M whatever electron density is there it is more at orthopara compared to meta। तो ये OP डायरेक्टर होते हैं लेकिन डीएक्टिवेटर होते हैं। Halogens attached to benzene ring exert -I and +R effect. +R effect dominates -I effect and increases the electron density at ortho and para positions. Although ये इतना अच्छा आंसर नैन्सी ने दिया नहीं है, बेटर आंसर मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि वैसे तो इसका I इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग होता है,
That's why it is deactivating. But due to plus R effect, whatever electron density is there, it is higher at orthopara compared to meta. So it is OP director and deactivator. Clear? Yes, sir. Why does presence of NO2 group make the benzene ring less reactive in comparison to the un? ये भी बात मैंने डिस्कस कर दी थी अभी. NO2 का क्या होता है? -M-I. तो ये -M से भी विड्रॉ कर रहा है, -I से भी. -M को -R भी बोल सकते हैं, एक ही बात है. तो क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो ये बन जाएगा डीएक्टिवेटर. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते करते ऑर्थो पैरा पे बहुत कम कर देगा, मेटा बेनिफिशियरी होके ये मेटा डायरेक्टर हो जाएगा. तो डीएक्टिवेटर मेटा डायरेक्टर. सजेस्ट अ रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन. एसिटाइलिन से शुरू करके, तो देखो ये वाला नाइट्रोबेंजीन बनाना है. अगर मेरे ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एसिटाइलिन को अगर रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब के थ्रू पास किया जाए, टेम्परेचर अराउंड 873 केल्विन, तो इसके 3 मॉलिक्यूल ट्राइमराइज होके बेंजीन बना देते हैं. एक बहुत ही स्विफ्ट तरीका है एलिफेटिक से एरोमेटिक जाने का. और फिर तो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, इश्यू ही नहीं है. ये हो जाएगा. आप अगर ये बनाना चाहते हो तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर से एसिटिलीन बन जाता है. ये अगर बनाना चाहते हो तो CaO प्लस चारकोल अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है. और ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके बन जाता है. तो ये हो गया. Suggest a route for preparation of nitrobenzene starting from acetylene. अच्छा, इसी में अगर मेरा प्रोपाइन होगा और यही रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब होगी, तो ये भी ट्राइमराइज करेगा. पर अब ये बन जाएगा 135 ट्राइमिथाइल इसको मैजिटाइलिन भी कहते हैं. मैजिटाइलिन. तो ये हो गया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये बताओ 31 में ये क्या सजेस्ट कर रहा है?
PaCOO होल ट्वाइस का क्या मतलब? ये बेंजोइल ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन, खरास अफेक्ट पेरोक्साइड अफेक्ट फ्री रेडिकल एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। और ये बन जाएगा। चलो एक बार इसका मैकेनिज्म तो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप में जो हम पेरोक्साइड लेते हैं, इट इज अ वेरी वीक बॉन्ड, होमोलिटिकली टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीटिंग करने से थोड़ा सा। तो ये बन जाता है ये चीज दो। फिर इसमें फर्दर CO2 निकल जाता है और फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। फिनाइल फ्री रेडिकल HBr से रिएक्ट करता है और बेंजीन और Br फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। ये इनिशिएशन स्टेप है। अब प्रोपागेशन स्टेप में जो RDS होता है उसमें जो एल्कीन है उसमें स्लो स्टेप में Br जुड़ता है और इन दोनों में पॉसिबली जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होता है वो बनाता है। तो वो क्या होगा? और यहीं पे हमारी बात उलट जा रही है। इसी कारण से फ्री रेडिकल एडिशन सेकेंडरी वाला बना देता है, क्योंकि ये sp2 है तो ये दोनों तरफ से बराबर अटैक कर सकता है। फिर सेकंड फास्ट स्टेप में ये जो है प्लस HBr, H आके जुड़ जाता है और Br फिर से रीजनरेट हो जाता है। बस ये दो स्टेप चलते रहते हैं। ये भी प्लेनर है तो दोनों तरफ से जुड़ सकता है। तो कहीं पे अगर यहाँ पे कायरल कार्बन्स बन रहे हैं तो इधर भी Dl बनेगा, इधर भी Dl बनेगा। तो बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की चीज है। तो ये आपका मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने। दूसरा वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अच्छा, एक बात और खासियत है कि केवल HBr ही ऐसा है जिसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, फ्री रेडिकल आता है। HI और HCl चाहे पेरोक्साइड हो चाहे ना हो, दे ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
ये मार्कोनिकॉव एडिशन होगा। चलिए न्यूक्लियोफाइल्स and electrophiles are reaction intermediates having electron rich and electron deficient centers. Hence, they tend to attack electron deficient, electron rich centers. इनको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के टर्म में वो करना है। CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH3COO माइनस न्यूक्लियोफाइल, पर Cl फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। CCl2 में C पे 6 इलेक्ट्रॉन है, डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल। ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल। CH3OH न्यूट्रल है पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये डोनेट हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। RNHR नाइट्रोजन पे लोन पेयर, डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन टूवर्ड्स क्लोरीनेशन, ये तुमने काफी पढ़ा है। ब्रोमिनेशन में यही चीज 1:80, 2:1600 होती है। ये तो हमने क्वेश्चन भी क्लास में काफी बार किया है वाला। हमने तो इसका वो एस्पेक्ट भी किया है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। टू मिथाइल ब्यूटेन का अगर मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ पे हट सकता है, ये अलग हाइड्रोजन है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये हट सकता है। ये वाला प्राइमरी है पर ये दोनों एक तरीके के हैं, तो ये हट सकते हैं, और ये टर्शरी हट सकता है। तो टोटल तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं, इसको हटके, इसको हटके, इसको हटके, इसको हटके। इसको हटके जो बनेगा उसका रिलेटिव अमाउंट होगा 3:1। 3 H है इस तरीके के, और एक इसकी रिएक्टिविटी है। इधर 2 ऐसे H हैं, पर ये 3.8 क्योंकि ये सेकेंडरी है। ऐसे वाले 6 हैं, ये और ये, पर प्राइमरी है, और इसका 1 है लेकिन ये टर्शरी है। तो इसमें रिलेटिव ये चारों के परसेंटेज क्या हो जाएंगे, जैसे ये ए कंपाउंड बनेगा, ये बी बनेगा, सी बनेगा, डी। तो जैसे ए का रिलेटिव परसेंट 3 बाई टोटल सम, जो भी आता है, इंटू 100। ऐसे इस वाले का 7.6 बाई जो भी टोटल है, इंटू 100। इसका 5 बाई टोटल इंटू 100, 6 बाई टोटल इंटू 100। अच्छा, कोई अगर पूछे कि टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे, अगर इसमें स्टीरियो आइसोमर को भी इंक्लूड करना है, जब यहाँ पे बनेगा तो पहले CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, और उसका Cl आ जाएगा, पर वो कायरल कार्बन यहाँ बन नहीं रहा, और भी कोई कायरल नहीं हो रहा, तो ये एक ही बनेगा।
पर जब यहां हटेगा CH फ्री रेडिकल बनेगा और फिर Cl आएगा, तो ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। तो यहाँ D और L दोनों बनेंगे, 3 हो गए। अच्छा, यहां पे जब हटेगा CH2Cl बनेगा, तो ये कायरल नहीं बनेगा, ये कायरल ही रहेगा, बट ये कायरल बन जाएगा, फिर CH3 और CH2Cl हो जाएगा। तो जितना चांस इस वाले का CH2Cl बनने का है उतना इसका भी है। तो अगर सपोज यहाँ पे जब CH2Cl बना और ये D बना, तो यहाँ पे इंटरचेंज होने से ये वाला L हो जाएगा। तो आपका इधर जब ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसके भी 2 बनेंगे, DL। और जब ये वाला हटेगा तो कायलिटी कहीं यानी एक ही बनेगा। तो टोटल 1 + 2 + 2 + 1 6 बनेंगे। स्ट्रक्चरल 4, स्टीरियो इंक्लूडिंग 6। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो DL पेयर सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो 4 ही रह जाएंगे। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू विल गेट ओनली 4 फ्रैक्शंस, बट क्लोरीनेशन मोनोक्लोरीनेशन करने पे यू विल गेट 6 आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो। ठीक है, बात समझ में आई ये वाला? Yes, sir. Write the structures and names of the product obtained in the reactions of sodium with a mixture of 1-iodo 2-methyl propane. One iodo 2-methyl propane and 2-iodo propane. Na ether. This is mixed Wurtz reaction. तो एक तो मिक्स्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, ये दोनों आई हटके आपस में जुड़ जाएंगे। एक इसका सेल्फ बन जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए आई हटके जुड़ गए, और एक इसका सेल्फ बन जाएगा, ये 2 लिए और आपस में आई हटा के जोड़ दिए, तो टोटल 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे इसमें। वही बोल रहा है, फिर नेमिंग और कर देना, तो कर देंगे हम लोग इन द रिएक्शन ऑफ, तो ये चीज ठीक है ना। राइट द हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl propane. तो मोनोक्लोरिनेशन करने पे एक तो ये बनेगा फ्री रेडिकल, प्राइमरी वाला, और एक बनेगा ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। तो जहां तक फ्री रेडिकल की बात है वो तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, कोई पूछे प्रोडक्ट ज्यादा कौन सा बनेगा, तो प्रोडक्ट 2 चीजों डिपेंड करता है, एब्स्ट्रैक्शन रेट और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन रेट तो यहाँ पे 5 है, पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 ही है, जबकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन रेट 1 है
तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 9 है, क्योंकि ये तीनों ही के CH3 एक जैसे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर विल सरपास द एब्स्ट्रैक्शन रेट फैक्टर। तो ये चीज 36 और देख लेते हैं, फिर 37 से 51 कल देखेंगे। एन एल्केन C8H18 is obtained as the only product on subjecting a primary alkyl halide to Wurtz reaction। बोल रहे हैं कि वुर्त्ज रिएक्शन किया, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो केवल ये कंपाउंड बना। ऑन मोनोब्रोमिनेशन दिस एल्कीन यील्ड्स अ सिंगल आइसोमर टर्शियरी ब्रोमाइड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन एंड टर्शियरी ब्रोमाइड। एक चीज देखो, अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल बनना है और C8H18 बन रहा है, इसको देखो, अगर ये आपके पास है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये ब्रोमाइड हो गया, इसको आपने वुर्ज किया तो क्या हो जाएगा? ये बन गया C8H18 ओनली प्रोडक्ट। इसको अगर मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो ये सब CH3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई भी जाए तो एक ही प्रोडक्ट बने। ये चीज बन जाए, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसको भी ये देख ही लेते हैं, खत्म कर लेते हैं जल्दी से 3-4 मिनट में। ये देखो, स्पेसिफिकल लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और बाकी बचे हुए। द रिंग सिस्टम्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेनर रिंग containing conjugated pi bond, ये हक्कल रूल है। कंप्लीट डील हो गया पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला कंपाउंड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पिरिडीन है, इसमें नाइट्रोजन sp2 होता है और इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि उसके बिना ही ये एरोमेटिक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इलेक्ट्रॉन 6 जरूर है, पर इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। ये वाला डबल सिंगल कार्बेनियन सिंगल, कार्बेनियन से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन का ये एरोमेटिक है। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, डबल सिंगल प्लस सिंगल, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 4 पाई है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा जब होता है 4n पाई और कॉन्जुगेशन हो प्लेनर हो तो एंटी एरोमेटिक होता है, हाईली अनस्टेबल। इन्होंने एक्चुअली 2 ही पूछा है, तो इस वाले कैटेगरी में आप इसको नॉन एरोमेटिक बोल दो, पर एक्चुअली ये एंटी एरोमेटिक है। ये आपका ट्रोपिलियम है,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल। तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनेरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 6 हैं। एरोमेटिक, ये सबसे छोटा एरोमेटिक स्पीसीज। और ये वाला कॉन्जुगेशन जरूर है पर साइक्लिक नहीं है, सिंगल सिंगल, तो ये नॉन एरोमेटिक। इस वाले में देखो यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन पूरा नहीं कर, इतना ही है पर साइक्लिक नहीं है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक। ये पायरोल है, इसका लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन, इसीलिए इसका लोन पेयर दूसरी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो पिरिडिन और पायरोल में पिरिडिन इज मोर बेसिक, तो ये एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक क्योंकि एक भी रिंग एरोमेटिक है तो काम चलेगा, तो दोनों ही है। तो ये एरोमेटिक क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है, और ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 करने पे n3 आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बस नोट करने का होता है, ये वाला जो होता है, एक ये देख के लगता है एंटी एरोमेटिक, पर क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहता, ये अपने स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए टफ शेप एज्यूम कर लेता है, तो ये एक्चुअली होता है नॉन एरोमेटिक, साइक्लोटेट्राइन। और एक ये वाला देखने में ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड तो है, 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन ये जो 2H है वो काफी रिपल्सिव हो जाते हैं एंड प्लेनेरिटी लूज हो जाती है, इसीलिए ये HH हट के आपका वो बन जाता है नेप्थलीन। लेकिन अगर ये है तो ये प्लेनर नहीं होने का, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी नॉन एरोमेटिक। और एक ये लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ रूट टू प्रिपेयर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फ्रॉम इथेनॉल। पहले इथेनॉल को डिहाइड्रेट कर दो, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, तो बन जाएगा E1 रिएक्शन के थ्रू CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो, तो H2SO4 एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2O, ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये चीज नहीं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है तो हमारे ठीक है, आज यहीं पे छोड़ते हैं, कल इसको खत्म कर लेंगे, इसके करीबन 12 क्वेश्चन बचे, कल ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है।